हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज। और इस सीरीज के माध्यम से हम संपूर्ण 10 यूनिट को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आज का जो सेशन है, हम इतिहास विषय की एमसीक्यू से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन है घोसुंडी का शिलालेख, नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका हाथी गुफा अभिलेख। आइए हम हाथी गुफा अभिलेख के बारे में जानते हैं। हाथी गुफा अभिलेख आप जानते हैं कलिंग राजा खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है। खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है। और ये अभिलेख कहाँ पर है? तो यह अभिलेख उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में भी यह अभिलेख देखा जाए तो उदयगिरी की पहाड़ियों पर है। उदयगिरी की पहाड़ी पर ध्यान रखिएगा, उदयगिरी की पहाड़ी विदिशा राज्य में भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी बात जो आपको याद रखना है, यह अभिलेख प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा में है और इस अभिलेख में 17 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? तो 17 पंक्तियां हैं। ये तीन चीजें आपको याद रखना है। अब यदि हम बात करें कलिंग राजा खारवेल की, तो इससे संबंधित भी कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कलिंग राजा खारवेल का यदि आप टाइम पीरियड देखते हो तो 193 से लेकर 170 ईसा पूर्व का माना जाता है। और कलिंग राजा खारवेल चेदी वंश से संबंधित है। चेदी वंश से संबंधित है। चेदी वंश के बारे में यदि हम बात करें तो महाजनपद काल में एक चेदी महाजनपद का भी उल्लेख मिलता है। और इसी चेदी महाजनपद की एक शाखा कलिंग में आ जाती है। और इस शाखा के जो प्रधान बनते हैं वो बनते हैं महामेघ वाहन। और इन्हीं महामेघ वाहन की तीसरी पीढ़ी के जो राजा हुए उनका नाम है कलिंग राजा खारवेल। तो आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है। अब यदि हम दूसरे तथ्यों पर बात करें तो कलिंग राजा खारवेल के समकालीन कौन कौन से राजा थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कलिंग राजा खारवेल के समकालीन एक राजा का नाम है शातकर्णी। शातकर्णी, और जैसा कि आप जानते हो ये शातकर्णी कौन है, इनका वंश क्या है? तो शातकर्णी सातवाहन वंश के शासक हैं। सातवाहन वंश के शासक हैं, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखना है, इनके समकालीन एक और याद राजा हैं जिनका नाम है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, और ये डेमेट्रियस यवन राजा थे। तो हाथी गुफा अभिलेख में ही इस बात का उल्लेख मिलता है कि डेमेट्रियस नामक यवन राजा ने मध्य देश, मतलब आप कह सकते हो मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया, परंतु कलिंग राजा खारवेल की डर के कारण उन्होंने मध्य देश को छोड़ दिया और वो मथुरा की तरफ चले जाते हैं। तो आपको याद रखना है डेमेट्रियस को एक हिसाब से कलिंग राजा खारवेल ने पराजित किया है। कुछ अन्य तथ्य भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि हम बात करें तो जो कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, इस हाथी गुफा अभिलेख से कुछ अन्य जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि इस अभिलेख में बताया गया है कि नंद वंश के शासक थे महापद्मनंद। और इन महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था और कलिंग पर विजय प्राप्त की। और कलिंग पर विजय प्राप्त करने के पश्चात कलिंग से एक मूर्ति जिनका नाम है ना आदिनाथ की मूर्ति, या जिन्हें हम कहते हैं ऋषभ देव की मूर्ति। तो कलिंग से एक मूर्ति जिनका नाम है ऋषभ देव की मूर्ति, इस ऋषभ देव की मूर्ति को ये कलिंग से कहां पर लेकर जाते हैं? पाटलिपुत्र लेकर जाते हैं। पाटलिपुत्र लेकर गए। तो इस घटनाक्रम का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। ठीक है, अब वापस हम प्रश्न पर आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था हाथी गुफा अभिलेख। कुछ अन्य चीजें हैं जैसे घोसुंडी का शिलालेख, तो आपको ध्यान रखना है घोसुंडी के शिलालेख यह राजस्थान में स्थित है। यहाँ से भी कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो घोसुंडी शिलालेख,
यह घोसुंडी शिलालेख कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से बन सकता है, यह अभिलेख किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। और इसकी लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया ये अभिलेख है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना है वह है, इस अभिलेख का संबंध भागवत संप्रदाय से है। भागवत संप्रदाय तो इस अभिलेख में राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचार की जानकारी हमें मिलती है। तो आपके लिए प्रश्न है कि भागवत धर्म का उदय किस कालखंड में हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, वापिस प्रश्न में जो एक और ऑप्शन था नासिक अभिलेख, तो नासिक अभिलेख से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं नासिक अभिलेख, तो आपको याद रखना है नासिक अभिलेख कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से बन सकता है, ये इस अभिलेख को किसने उत्कीर्ण कराया है? तो इस अभिलेख को उत्कीर्ण कराया है किसने? बालश्री सातकर्णी ने। बालश्री सातकर्णी ने, सातकर्णी। और बालश्री सातकर्णी कौन है? तो ये गौती पुत्र सातकर्णी की माँ है। तो इनके पुत्र हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और यह सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। यदि हम देखें तो गौतमीपुत्र से भी एक प्रश्न बनता है कि गौतमीपुत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? तो ध्यान रखिएगा, गौतमीपुत्र ने शकों को पराजित किया है। और एक शक राजा है नहयान, नहपाल। तो इन शक राजा नहपाल को पराजित किया है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो ध्यान रखिएगा, नासिक अभिलेख उत्कीर्ण करा है बालश्री सातकर्णी ने। बालश्री सातकर्णी किसकी माँ है? गौतमीपुत्र सातकर्णी की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किसे पराजित किया है? तो शक राजा नहपान को पराजित किया है। वापिस एक बार फिर से हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक जूनागढ़ अभिलेख भी ऑप्शन में दिया गया है, तो जूनागढ़ अभिलेख भी महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? सबसे पहला प्रश्न है, यह जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? गुजरात में है। दूसरा प्रश्न, इस जूनागढ़ अभिलेख को किसने उत्कीर्ण कराया है? तो जूनागढ़ अभिलेख को उत्कीर्ण कराया है शक राजा रुद्रदमन ने। शक राजा रुद्रदमन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है यह 20 पंक्तियों का अभिलेख है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 20 पंक्तियां हैं टोटल। और 20 में से जो 12वीं पंक्ति से है, लास्ट की जो 12 पंक्तियां हैं, ये 12 पंक्तियां किसके बारे में मुख्य रूप से प्रावधान करती हैं या किसके बारे में जानकारी हमें देती हैं? तो शासक रुद्रदमन। तो टोटल 20 पंक्तियां हैं, अंतिम 12 जो पंक्तियां हैं वो शक राजा रुद्रदमन के बारे में बताती हैं। तो बाकी की पंक्तियां किसके बारे में बताती होंगी? तो कुछ पंक्तियों में एक घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिलती है, जो है सुदर्शन झील का निर्माण। तो ध्यान रखिएगा, इसी जूनागढ़ अभिलेख जिसे शक शासक रुद्रदमन ने लिखवाया है, जिसमें टोटल 20 पंक्तियां हैं, जिसकी अंतिम 12 पंक्तियां शक राजा रुद्रदमन से संबंधित हैं। बाकी की कुछ पंक्तियां सुदर्शन झील की जानकारी देती हैं। ये सुदर्शन झील किसने बनवाई है? तो ध्यान रखिए, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनाई गई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के राजा थे और उन्हीं के गवर्नर थे गुजरात के, है ना, उनका नाम था पुष्यगुप्त। तो पुष्यगुप्त के आदेश पर सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। आगे जाकर अशोक के शासनकाल में यवन शासक हैं, एक अशोक के शासनकाल में एक यवन शासक हुए हैं जिनका नाम था तुषास्व। उन्होंने इस झील पर एक नहर का निर्माण किया था। तो ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? जूनागढ़ अभिलेख से मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये आपका हाथी गुफा अभिलेख है, ये बाहर का स्ट्रक्चर है और ये हाथी गुफा अभिलेख है जिसमें 17 पंक्तियां हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है, यह अभिलेख 17 पंक्तियों में लिखा गया है। बिल्कुल, हमने देखा है ना, हाथी गुफा अभिलेख में कुल कितनी पंक्तियां हैं? 17। जूनागढ़ अभिलेख में कितनी पंक्तियां थी आपके? 20। ठीक है। दूसरा, यह अभिलेख 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्कीर्ण किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं।
पहला है 17 पंक्ति में लिखा गया, बिल्कुल सही बात है। यह अभिलेख 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्कीर्ण किया गया, है ना। क्योंकि हमने अभी देखा जो कलिंग राजा खारवेल का शासनकाल है वो 190 से लेकर 170 ईसा पूर्व का है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 30वीं शताब्दी, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है इंडिका, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, हर्षचरित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अष्टाध्यायी। ठीक है, देखो अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है, अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता हैं पाणिनि। और ये पाणिनि जो है नंद वंश के समय थे, नंद शासक थे महापद्मनंद, महापद्मनंद के समकालीन थे और महापद्मनंद के मित्र थे कौन, पाणिनि। ध्यान रखिएगा, तो पाणिनि किसके समकालीन है, महापद्मनंद के समकालीन है। महापद्मनंद ये पहले शूद्र राजा माने जाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट माने जाते हैं, है ना। ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक भी मानी जाती है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। कुछ अन्य विकल्पों को देखते हैं, जैसे पहला विकल्प दिया है इंडिका, तो ध्यान रखिए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। मेगास्थनीज कौन है ना, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखिए मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सिकंदर का सेनापति था। तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो है वो है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज राजदूत बनकर भारत आते हैं, पाटलिपुत्र में रहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं, और उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है इंडिका पुस्तक की रचना किस स्थान पर हुई है, तो ध्यान रखिएगा इंडिका पुस्तक की रचना पाटलिपुत्र में हुई है। ठीक है, एक और विकल्प है महाभाष्य, तो महाभाष्य के लेखक कौन है, पाणिनि है, माफ करिएगा, महाभाष्य के लेखक पतंजलि है, पतंजलि। ठीक, और पतंजलि किसके दरबार में थे, तो पतंजलि शुंग वंश के दरबार में थे। वहां पे एक राजा है पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे पतंजलि, जिन्होंने एक रचना लिखी महाभाष्य। एक प्रश्न और यहां से तैयार होता है, ये जो महाभाष्य है यह अष्टाध्यायी पर टीका है। ठीक है, तो महाभाष्य जो पुस्तक है संस्कृत में लिखी गई है, ये अष्टाध्यायी नामक पुस्तक पर एक टीका है। ठीक है, और अगला जो विकल्प है हर्षचरित, है ना, तो हर्षचरित के लेखक हैं हमारे बाणभट्ट, और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट जो है वो राजा हर्ष के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, राजा हर्ष के दरबार में थे। ठीक है, यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है, हर्षचरित से किस कालखंड की जानकारी मिलती है, तो आपको याद रखना है हर्षचरित से 7वीं शताब्दी के भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बृहत्तर भारत की भूमि को जम्बूद्वीप कहा गया है। बृहत्तर भारत, जो बड़ा भारत है, बड़ा जो प्रारंभिक काल में हम जानते थे, है ना, जिसमें एक बड़ी भूमि आती थी, तो उसके लिए कहा गया है बृहत्तर भारत की भूमि को जम्बूद्वीप कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है बृहत्तर भारत के अंतर्गत केवल पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। देखिए हम विचार करते हैं, बृहत्तर भारत की भूमि को जम्बूद्वीप कहा गया है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, बृहत्तर भारत के अंतर्गत केवल पूर्वी एशिया ऑस्ट्रेलिया शामिल था, तो ऐसा नहीं है ना, पश्चिम एशिया भी बृहत्तर भारत के अंतर्गत आता था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, हम मैप में देखते हैं, ये बृहत्तर भारत है, ये हमारा भारत है, और ये हमारा दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, इसको ही पुराणों में बृहत्तर भारत के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, दूसरा इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये भारत, ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, है ना, ये चीजें हैं। ठीक है ना, इसको बृहत्तर भारत के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपने राज्य को जम्बूद्वीप नाम से भी संबोधित किया गया है,
ऑप्शन है कनिष्क, अजातशत्रु, महापद्मनंद और अशोक। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अशोक। अशोक का जो शासनकाल है ना, वो तीन, अशोक जो राजगद्दी पर बैठा है वो 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा है और 232 ईसा पूर्व तक वो राजगद्दी पर रहा है। अशोक का शासनकाल यदि हम देखते हैं तो अशोक के शासनकाल में ये आपके तराई से लेकर कर्नाटक तक का क्षेत्र अशोक के शासनकाल में है। और अशोक का जो शासनकाल है इसमें ये जो भारत की भूमि है इसको अशोक ने क्या कहा है? इसको अशोक ने जम्बू द्वीप के नाम से, जम्बू द्वीप के नाम से संबोधित किया है। वैसे भी जम्बू द्वीप मतलब जामुन के वृक्ष की अधिकता को दर्शाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक राज्य क्षेत्र जिसे जम्बू द्वीप नाम से संबोधित किया गया है वो किसके समय का है? अशोक के समय का है। और अशोक से संबंधित कई सारे प्रश्न बनते हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। बाकी अभी आपको याद रखना है, अशोक पहले भगवान शंकर का उपासक था, बाद में कलिंग युद्ध लड़ने के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने शिलालेख, स्तंभलेखों, गुहालेखों का सहारा लिया। अशोक ने धम्म की अपनी ही एक व्याख्या प्रस्तुत की जो नैतिकता पर आधारित थी। अशोक का धम्म में कहा गया है, अपा सिन्बे बहु कयाते दया दाने सचे सोचबे माधवे साधवे चा। मतलब अशोक का जो धम्म है वो नैतिक आचरण संहिताओं का एक संग्रह था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यावर्त शब्द इंगित करता है, मतलब किस चीज को बताता है? ऑप्शन है संपूर्ण भारत को, उत्तर भारत को, दक्षिण भारत को, पूर्वोत्तर भारत को। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर भारत को। इसको देखते हैं कैसे। देखिए, आर्यावर्त, आर्यावर्त का मतलब ये होता है उत्तर भारत। हम जानते हैं कि आर्य भारत के बाहर से आए थे, ऐसा मैक्स मुलर की थ्योरी कहती है। तो आर्य कहाँ से आए? मैक्स मुलर कहते हैं आर्य मध्य एशिया से भारत आए। तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये मध्य एशिया है, मध्य एशिया से आर्य भारत की तरफ आए। आर्य किस पर बैठकर आए थे? घोड़े पर बैठकर आए थे। और आर्यों ने भारत में ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। सबसे पहले आर्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बसे, है ना। कुछ समय तक यहाँ पर रहे, कुछ लोग यहीं पर रहे और कुछ लोग आगे बढ़ गए। तो दूसरे क्रम में वो कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बसे। ठीक, इसके बाद कुछ लोग और आगे बढ़ गए तो गंगा यमुना दोआब में पहुंचे। इसके बाद कुछ लोग यहीं बस गए, कुछ लोग और आगे की तरफ गए, तो फिर आर्य जो है वो मध्य देश में बसे। उसके बाद कुछ लोग और आगे बढ़ गए तो फिर आर्य आपके बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में बसे। तो जो आर्यों का भारत में विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ है। तो इस प्रकार ये जो उत्तर भारत है इसी को कहा गया है आर्यावर्त। आर्यावर्त, तो प्रश्न भी यही था, है ना। आर्यावर्त शब्द इंगित करता है तो उत्तर भारत को। ये जो दक्षिण भारत है इसको कहा गया है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, तो ये आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया है? ये एक स्टेटमेंट है ना। आपके ऑप्शन है मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण और गरुड़ पुराण। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से संबंधित कई सारी चीजें आपको याद रखना है। देखिए, मत्स्य पुराण, सबसे पहली बात है कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराण का मतलब क्या होता है? पुराण का मतलब होता है कहानियां, ठीक है, या पुराण का मतलब होता है प्राचीन आख्यान, ठीक है, जिससे हमें राजाओं की वंशावलियां, उनके इतिहास, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चीजों की हमें जानकारी मिलती है। पुराणों को ध्यान रखिएगा, वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना जाता है। तो पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या है कितनी? 18। ठीक है, 18 महापुराण कहे जाते हैं। 18 में से सबसे प्राचीन जो पुराण कहलाता है, प्राचीन, उसको कहते हैं मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मत्स्य, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित यह पुराण है। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ से जो पूछा जाता है वो है कि मत्स्य पुराण से किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिएगा, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक, अब प्रश्न के अन्य विकल्पों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर भी हम विचार करते हैं। देखिए, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण भी 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण माना जाता है।
तो ध्यान रखिए 18 पुराणों में सबसे बड़ा जो पुराण है वो है स्कंद पुराण। यहाँ से स्कंद आप जानते हो, स्कंद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का नाम है। और भगवान शिव और उनके जो फैमिली है, जो परिवार है, उनसे संबंधित है ना जानकारी स्कंद पुराण में हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात है, चूंकि भगवान शिव से संबंधित है इसलिए यह शैव संप्रदाय से संबंधित पुराण है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्कंद पुराण का संबंध किस संप्रदाय से है, तो आपको याद होना चाहिए शैव संप्रदाय से। अगर हम बात करें वायु पुराण की, तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, वायु कैसी होती है, गुप्त होती है, दिखाई नहीं देती, इसलिए वायु पुराण से गुप्त काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक। और गरुड़ पुराण है, तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है ना। अर्थात इस पुराण से हमें वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलेगी। तो वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला पुराण कौन सा है, गरुड़। और सनातन हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गरुड़ पुराण को सुनने का ही हमारे यहाँ प्रावधान किया गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एक और चीज महत्वपूर्ण है, गरुड़ पुराण से हमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों की भी जानकारी मिलती है। तो आपको ये याद रखना है कि भगवान विष्णु के 24 जो अवतार हैं उनकी जानकारी देने वाला पुराण कौन सा है, गरुड़ पुराण। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मृति में वर्णित है हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के बीच बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक का क्षेत्र क्या है, आर्यावर्त है ना। तो इसके ऑप्शन है, मनुस्मृति में वर्णित है कि कात्यायनी स्मृति में है या नारद स्मृति में है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मनुस्मृति। देखिए स्मृति ग्रंथ होते हैं, ये वैदिक साहित्य के भाग नहीं है। ठीक है, स्मृतियों के आधार पर इनकी रचना की गई है और सबसे प्राचीन जो स्मृति मानी जाती है वो मनुस्मृति मानी जाती है। तो इस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि देखिए मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन स्मृति की बात की जाए तो मनुस्मृति है। दूसरा प्रश्न यहाँ से जो पूछा जा सकता है ना, मनुस्मृति की रचना कब हुई है ना, या किस कालखंड में हुई है। तो आपको याद रखना है मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई है, शुंग काल में हुई है। ठीक है, और तीसरी बात, अब इसका अवधि क्या है, रचना अवधि क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये शुंग काल में इसकी रचना आरंभ हुई और कई सारे लोगों ने इसमें अन्य अन्य रचनाओं को लिखा है। तो एक लंबे समय में मनुस्मृति तैयार हुई है। तो अगर हम देखें टाइम पीरियड के हिसाब से तो ये 200 ईसा पूर्व से इसकी रचना आरंभ होती है और 200 एडी तक है ना इसकी रचना कंप्लीट हो जाती है। मतलब 400 सालों में मनुस्मृति की रचना की गई है। समझ में आया। यहाँ से कुछ अन्य प्रश्न भी आते हैं, ध्यान रखना। मनुस्मृति हिंदुओं की प्रामाणिक विधि संहिता कही गई है ना, मतलब हिंदुओं का कानूनी ग्रंथ है कौन, मनुस्मृति। ठीक है, तो इसके बाद कुछ अन्य विकल्पों से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा नारद स्मृति और कात्यायन स्मृति, इन दोनों स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस कालखंड से संबंधित है। तो कात्यायन स्मृति भी गुप्त काल से संबंधित है और नारद स्मृति भी किस कालखंड से, गुप्त काल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋषभ देव के सबसे छोटे पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा स्टेटमेंट है, रामायण कालीन राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो क्या सही आंसर होगा, केवल एक, केवल दो, या दोनों, या कोई नहीं। तो देखते हैं हम। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऋषभ देव के सबसे छोटे पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। देखिए ऋषभ देव जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं है ना, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं है ना। इनके दो बेटे थे, पहले बेटे का नाम था भरत और दूसरे के बेटे का नाम था बाहुबली। तो यहाँ पे क्या लिखा है, छोटे बेटे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बड़े बेटे का नाम। ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रामायण कालीन राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो रामायण कालीन की जगह पर यहाँ पे आएगा महाभारत कालीन। ठीक है, तो महाभारत में एक कथा आती है जिसमें बताया गया है
राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे का नाम था भरत, जो चक्रवर्ती थे, है ना, इनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। तो चूंकि दोनों स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, है ना, इसलिए आंसर होगा कोई नहीं। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बीच गंधर्व विवाह का प्रसंग महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? ठीक है, महाभारत में पर्व होते हैं, रामायण में कांड होते हैं। तो ऑप्शन है भीष्म पर्व, आदि पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आदि पर्व। देखिए, सबसे पहले यदि हम कुछ बात करें, है ना, तो महाभारत के बारे में यदि हम बात करें, महाभारत के बारे में हम बात करें, तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है, जय संहिता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। और इस महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। तो महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और इस 18 पर्व में जो पहला पर्व है वो कहलाता है आदि पर्व। ठीक है, और इसी आदि पर्व से हमें पता चलता है कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बीच में गंधर्व विवाह हुआ और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था भरत, और इस भरत के नाम पर ही इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है, तो 18 पर्वों में पहला पर्व क्या है? आदि पर्व, ये आपको याद रखना है। अगर प्रश्न के अन्य विकल्पों से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ देखें, तो देखिए, एक विकल्प यह है भीष्म पर्व। तो जो 18 पर्व हैं, 18 में से जो छठवां पर्व है वो कहलाता है भीष्म पर्व। ठीक है, तो एक प्रश्न आपको ये याद रखना है कि भीष्म पर्व है ना, छठे पर्व के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, यहाँ से जो महाभारत युद्ध की हमें जानकारी मिलती है, वो जानकारी हमें मुख्य रूप से इसी पर्व के अंतर्गत मिलती है। तो ध्यान रखना, भीष्म पर्व से ही हमें महाभारत युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक दूसरा प्रश्न है। इसके बाद यहीं से एक प्रश्न और बनता है ना, जो भगवत गीता है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया है, तो भगवत गीता भी महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो इसी भीष्म पर्व का हिस्सा है। तो भगवत गीता भीष्म पर्व का ही एक भाग है। तो यहाँ से 3 प्रश्न ये बन सकते हैं। इसके बाद यदि हम शांति पर्व की बात करें, तो ये टोटल 18 में से 12वां पर्व कहलाता है ना। तो शांति पर्व कौन सा है? 12वां पर्व है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहाँ से याद रखना है, इसी शांति पर्व से हमें युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की भी जानकारी मिलती है। तो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, यह जानकारी भी हमें शांति पर्व से मिलती है। अनुशासन पर्व ये 13वां पर्व है ना, ध्यान रखिए, ये कौन सा पर्व है? 13वां पर्व है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मतलब एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता में अंतर होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि भगवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इंडिया पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, यूनानियों द्वारा इंडस शब्द का प्रयोग किया गया है ना। ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर सभी 1, 2 और 3। सही विकल्प है ना आपको तलाशना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। मतलब इसमें क्या रहेगा? ए विकल्प तो रहेगा, 1 विकल्प तो रहेगा, तो यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे भी है, तो इसको तो आप क्रॉस कर दीजिए, मतलब बी आंसर तो होगा ही नहीं। दूसरा देखिए, अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया है? ईरानियों ने किया है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा नहीं आएगा, यहाँ पे ईरानियों द्वारा, या फिर ईरानी ऑप्शन नहीं है तो फारसियों द्वारा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आपका दूसरा तो गलत हो गया, तो दूसरा कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पे दूसरा था तो ये गलत हो गया, यहाँ पे दूसरा था तो ये गलत हो गया, मतलब तीसरा तो स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी हम देखते हैं, यूनानियों द्वारा इंडस शब्द का प्रयोग किया गया, है ना, बिल्कुल सही बात है।
यूनानियों ने इंडस शब्द का प्रयोग किया और अंग्रेजों ने इसी इंडस को इंडिया में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, तो आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व को आधार बनाकर कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है? ऑप्शन है भीष्म पर्व, आदि पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व। तो आपका सही आंसर होगा आदि पर्व। ठीक है, आदि पर्व चूंकि हमने बताया महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 में से जो पहला पर्व है इसी को हम कहते हैं आदि पर्व। और आदि पर्व में है ना कई सारी कहानियां हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें राजा दुष्यंत रानी शकुंतला की भी कहानी मिलती है। और इन्हीं दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को आधार बना के है ना कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। तो आंसर है आपका बी आदि पर्व। कालिदास कौन थे? तो कालिदास संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ गद्यकार नाटककार कहे जाते हैं। कालिदास का जो समय है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त राजा थे और सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य शासक हुए हैं, यह आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें एक कौन है? कालिदास भी हैं। और एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि कालिदास की गुरु कौन थी? तो विद्योत्मा कालिदास की गुरु मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, भारत जन कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऋग्वेद। तो भारत जन कबीले के बारे में कुछ जानकारी मैं बताता हूँ। देखिए आर्य जब भारत आए हैं तो कबीले के रूप में ही भारत आए थे, ऐसे अलग अलग कबीले थे। इसमें ध्यान रखिएगा कुछ प्रमुख कबीले थे, है ना। इन प्रमुख कबीलों में पुरु, यदु, तुर्वस, द्रुह और अनु थे। इन कबीलों को सम्मिलित रूप से कहा जाता था पंचजन्य कबीले। तो पंचजन्य मतलब 5 प्रमुख कबीले कौन से हैं? पुरु, यदु, तुर्वस, द्रुह और अनु। ठीक है, अब भरतजन कबीला भी एक था, है ना। भरतजन प्राचीन काल या भरथरी कबीला भी कहते हैं। तो भरतजन कबीले के राजा कौन थे? सुदास थे। भरतजन कबीले के राजा कौन थे? सुदास थे। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, आगे जाकर एक युद्ध होता है जिसको कहा गया 10 राज्य युद्ध, है ना। 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं के बीच चलने वाला युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ भरतजन कबीला था, इसको तुस्सु कबीले भी कहा जाता है ना। तो राजा सुदास जो है वो भरतजन कबीले के राजा भी कहे जाते हैं और दूसरे तरीके से देखें तो तुस्सु कबीले के राजा भी कहे जाते हैं। तो एक तरफ तुस्सु कबीले के राजा सुदास हैं और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक समूह था। इन 10 राजाओं में 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। तो 5 आर्य राजाओं में यदि हम बात करें तो पुरु है, यदु है, तुर्वश है, द्रुह है और अनु है। और 5 अनार्य राजाओं की यदि हम बात करते हैं तो अनिल है, पक्त है, भलान है, शिव है, विषाणन है। 5 अनार्य राजा थे। ठीक है, तो युद्ध होता है, मतलब एक तरफ भरतजन है, दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक समूह है और जिसमें तुस्सु कबीले के राजा सुदास की विजय हो जाती है, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होती है। तो प्रश्न ये था कि भरतजन कबीले का उल्लेख कहाँ मिल रहा है? तो ऋग्वेद में मिल रहा है। भरतजन कबीले के बारे में युद्ध की जानकारी जो मिल रही है वो भी ऋग्वेद में मिल रही है। ऋग्वेद की किस मंडल से मिल रही है? तो 7वें मंडल से प्राप्त हो रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा सुदास का संबंध किस कबीले से था? तो अभी चूंकि हमने बात करी है ना, राजा सुदास का संबंध ऑप्शन है अनु, पुरु, यदु और तुस्सु, है ना। तो आंसर आ जाएगा क्या? तुस्सु कबीले से था। ठीक है, राजा सुदास तुस्सु कबीले के राजा हैं जिन्होंने 10 राज युद्ध में, है ना, 10 राजाओं के समूह को पराजित किया है। ठीक, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विष्णु कामत द्वारा देश का नाम भारत, भारतवर्ष या भारत भूमि रखने का सुझाव दिया गया, है ना। दूसरा प्रश्न है, जबलपुर से संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंद दास ने इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का समर्थन किया था। ये 2 स्टेटमेंट है, इनके आधार पर आपको सत्य कथन की पहचान करना है। केवल एक, केवल 2, दोनों या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, संविधान सभा का गठन हुआ जिसने भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा में, है ना, भारत के नाम रखने के लिए,
है ना, विचार मत प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसी से संबंधित एक प्रश्न है। संविधान सभा में विष्णु कामत के द्वारा देश का नाम भारत, भारतवर्ष या भारत भूमि रखने का सुझाव दिया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, जबलपुर से संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंद दास ने इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का समर्थन किया था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से सेठ गोविंद दास के बारे में भी कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। सेठ गोविंद दास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जबलपुर के सांसद रहे हैं, संविधान सभा के भी मेंबर रहे हैं और संविधान सभा में इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने पर बल दिया है। ठीक है। गांधी जी के अनुयायी भी यह रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। मैं आशा करता हूँ कि जो भी प्रश्न मेरे द्वारा समझाए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। एमसीक्यू की सेकंड सीरीज में हम एक बार पुनः मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। एक टेक में खत्म कर दिया था। हाँ।